गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 15 इस्तीफा पढ़ेंगे। यह चैप्टर जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी गुलाम भारत के एक ऐसे साहसी व्यक्ति की कहानी है जो अपने बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए अपने अंग्रेज मालिक की सारी ज्यादतियां सहता था। ये जो फतेह चंद नाम का एक व्यक्ति का इसमें किरदार बताया गया है जो अपने अंग्रेज जो मालिक है उसकी सारी ज्यादतियां सहता था। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का असर भी पड़ता है, परंतु फतेह चंद के विषय में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हार चंद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दफ्तर में हार, घर में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थी। उनका नाम फतेह चंद था, लेकिन फिर भी उनको हर जगह हार ही मिली थी। इसलिए अगर हार चंद कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं थी, यानी कि जो शारीरिक रूपरेखा थी वो भी अच्छी नहीं थी। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे, यानी कि बाल वाइट, ब्लैक, रेड इस तरीके से मेहंदी लगा के कुछ बाल लाल कलर के हो गए थे, कुछ सफेद हो गए थे, कुछ काले हो गए थे। तो इस प्रकार से बाल खिचड़ी हो गए थे। आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके हुए, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और शाम 6 बजे लौटकर घर आते। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी। उनकी दुनिया एवं लोक परलोक जो कुछ भी था वो दफ्तर ही था। वे नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। सिर्फ ऑफिस में ही उनका सारा समय निकल जाता था, सुबह 9 से शाम की 6 बजे तक। जाड़े के दिन थे, जाड़ा यानी सर्दी के दिन थे। आकाश में कुछ कुछ बादल छाए हुए थे। आज फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। चिराग यानी लाइटें जल चुकी थी। दफ्तर से आकर वह प्रतिदिन की तरह चारपाई पर चुपचाप लेटे ही थे कि बाहर से किसी ने पुकारा। उनकी छोटी लड़की ने जाकर देखा तो मालूम हुआ दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद की पत्नी शारदा बोली, क्या काम है? अभी दफ्तर से आए ही हैं और बुलावा भी आ गया। चपरासी ने कहा, कोई जरूरी काम है, साहब ने बुलाया है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा ने कहा, कुछ नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, सहम कर यानी थोड़ा सा डर कर, दफ्तर का चपरासी? शारदा ने कहा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। कहकर पत्नी एक प्लेट में थोड़ी सी दाल मोठ और सेव ले आई। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दाल मोठ की 2-3 फांकियां लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक कर चलिए, नहीं तो जाते ही डांट पड़ेगी। वो फतेहचंद घर आया ही था और पीछे पीछे चपरासी उसे बुलाने आ गए। तो फतेहचंद ने भी थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया, जो पत्नी ने नमकीन वगैरह लाकर दी थी उसकी फटाफट 2-3 फांकियां ली और पानी पिया और दौड़े। लेकिन चपरासी ने कहा कि आपको देर हो गई, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलिए। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह, चाहे सांप डांट लगाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता, तुम जाओ मैं आता हूँ। कहकर वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए। कमजोरी से शरीर कांप रहा था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे। उस समय साहब बंगले में टहल रहे थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले, इतनी देर कहाँ हो गई? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर जब वे आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। उसने अपनी सफाई दी चपरासी ने कि वो आए तब मैं भी निकल पड़ा। इतने में फतेहचंद भी वहां आ पहुंचा और साहब को सर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने सहम कर कहा, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। जो ही चपरासी ने आवाज दी पुनः हाजिर हो गया। साहब ने कहा, चुप रहो, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने कहा, जब मैंने कोई कसूर किया ही नहीं। साहब कहते हैं कि चपरासी इनका कान पकड़ो। चपरासी ने दबी आवाज से कहा, हुजूर यह भी मेरे साहब है, मैं इनका कान कैसे पकड़ सकता हूँ? साहब ने कहा, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुम्हें हंटर से मारेगा। साहब अब क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सके, हंटर लेकर दौड़े। अभी तक चुपचाप खड़ा चपरासी वहां से भाग खड़ा हुआ।
फतेहचंद अभी भी चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर साहब उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिलाता हुआ बोला, तुम गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान सहलाते हुए कहा, कौन सी फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं? हम फाइल मांगता है, ऐसा साहब ने डांटते हुए बोला। फतेहचंद ने कान सहलाते हुए कहा, कौन सी साहब, कौन सी फाइल मांगते हो? साहब ने कहा, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ, दौड़ कर जाओ, दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब ने कहा, ओह तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुम्हें दौड़ना सिखाएंगे, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर बोला कि दौड़ो, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा। ये कहते हुए साहब हंटर दिखाने लगे। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। वे बेहताशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर न गए, जाकर करते भी क्या? साहब ने फाइल का नाम तो बताया ही नहीं, शायद नशे में भूल गया है। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने उनके पैरों में बेड़िया सी डाल दी थी। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी नहीं हुआ। तो बेटा जब वो फतेहचंद ऑफिस पहुंचा तो उसके साहब जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा डांट कर उनको कहा कि तुम कान पकड़ो और फाइल लेकर आओ। और वो भी उस सारी जो बेइज्जती थी उसको सहन कर रहे थे फतेहचंद भी। तो उन्होंने सहन करते हुए वो वहां से कहा दौड़ो, तो वो भी दौड़ने लगे। उन्होंने कहा फाइल लाओ, तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि कौन सी फाइल चाहिए, कैसी फाइल चाहिए, कहाँ रखी है। कहा ऑफिस से फाइल ले आओ, और वो निकल गए। तो वो ऑफिस न जाकर सीधा घर की तरफ चले गए। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, जैसी कभी नहीं हुई। उन्हें इस बात का दुख भी था कि मैं शरीर से कमजोर हूँ, मुझसे मेरी जो उम्र हो गई है बहुत ज्यादा कमजोरी के कारण मैं चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। तो उन्हें इस बात का दुख हुआ। घर पहुंचते ही शारदा ने पूछा, साहब ने किस लिए बुलाया था, बड़ी देर कर दी। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, उसे नशे की सनक थी और क्या, शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाए हुए थे कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने के लिए कहा। चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया कि हुजूर मुझसे यह काम नहीं होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की। वह उसी वक्त वहां से सलाम करके चला गया। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, यही बहादुरी है, तुमने उस साहब को फटकारा क्यों नहीं? फतेहचंद ने अब झूठ ही कह दिया कि फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़ियां जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। अब इस झूठ से शारदा खुश हो गई कि नहीं, मेरे पति ने आवाज उठाई है। तो खुश होकर कहा, सच, इतना सा मुंह हो गया होगा उसका, देख लेना। अब किसी साहब की यह हिम्मत नहीं होगी कि किसी बाबू को गालियां दे। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर वह मुझे गोली मार देता तो फिर तुम कहाँ जाते? शारदा ने जवाब दिया, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज मान सम्मान है। सम्मान गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मारकर आए हो तो मैं गर्व से फूल ही नहीं समा पा रही हूँ। मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से घृणा करती। फतेह समय उसी समय उठकर चल दिए। शारदा पुकारती रही, कहाँ जाते हो, सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। वे फिर से साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे। डरे हुए नहीं, बल्कि पक्का इरादा उनके चेहरे से छलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में वह बेबसी नहीं थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा हिम्मत से भरा हुआ और मजबूत। मन में दृढ़ संकल्प था, अपमान का बदला अपमान। अब जब पत्नी ने कहा तो उसके मन में भी एक दृढ़ संकल्प हो गया कि नहीं, मुझे भी अब उसका अपमान करना ही था। उस वक्त रात के 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर बैठे हुए थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज से उड़ जाने का इंतजार नहीं किया। वे चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमग कर रहा था। जमीन पर कालीन बिछी हुई थी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोध भरी नजर से देखा। तुम क्यों आया? बाहर जाओ, अंदर क्यों चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, आपने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा छलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है।
ताकत में फतेहचंद साहब के पासंग में भी नहीं थे, लेकिन यह निश्चय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। हाथापाई करने में यद्यपि साहब के जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना भी तो बुद्धिमान नहीं थी। अब साहब समझ गए, उनके जो बोलने का टोन था फतेहचंद के, उससे साहब समझ गए कि जरूर आज ये कुछ न कुछ मरने मारने आया है। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। अगर साहब वापस मारते तो उसको भी तो मार खानी पड़ती, तो उसको लगता कि भाई मैं साहब होकर मार खा रहा हूँ। उस पर फौजदारी के मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से फतेहचंद को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने कहा, ओह अब समझ आया, आप हमसे नाराज है। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज है? तो साहब समझ गए कि ये जरूर, उन्होंने अपनी बात को कहते हुए कहा कि जरूर आप नाराज है। फतेहचंद ने कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे, क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब, मैंने आपका कान पकड़ा? हा हा हा, क्या मजाक है? क्या मैं पागल हूँ? फतेहचंद ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब ने कहा, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था। बेरा ने कहा, हमें बहुत दे दिया था, हमें कुछ खबर नहीं, क्या हुआ? माय गॉड। फतेहचंद ने वापस कहा, नशे में अगर आपने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर आपको नशा था तो नशे में सब कुछ माफ है, तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा ये फैसला, या तो अपने कान पकड़ो या फिर कभी किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, नहीं तो अभी डंडे से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहा है तो हम आपसे माफी मांगता है। फतेहचंद ने कहा, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से डंडा छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे, उन्होंने डंडे का भरपूर वार किया। साहब तो नंगे सर ही थे, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद ने कहा, इसकी मुझे परवाह नहीं, अगर आज मैं तुम्हें बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी नहीं करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ भी पड़ने वाला है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर से जैसे ही डंडा उठाया, साहब कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली नहीं दोगे? नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ, हम किसी को गाली नहीं देगा। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आज से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं अपने इस्तीफे में यह लिखकर भेजूंगा कि आपने मुझे गालियां दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब ने कहा, आप इस्तीफा क्यों देते हो? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद ने वापस जवाब दिया कि अब तुम जैसे कृतज्ञ व्यक्ति की नौकरी नहीं करूंगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले, बड़े इत्मीनान से घर की ओर चल दिए। आज उन्हें सच्ची विजय का अनुभव हुआ। उन्हें आज से पहले ऐसी कभी खुशी प्राप्त नहीं हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी, आजाद भारत की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम। तो इस तरह बेटा, एक मन में दृढ़ संकल्प और जो सहन शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। इसी से मनुष्य आगे बढ़ता है। तो फतेहचंद ने भी ऐसा ही किया, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और शोषण पर अपना जवाब दिया।